हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉब्स के राजदर्शन में निरंकुशतावादी और व्यक्तिवादी तत्वों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत को जाना था और उस वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार एक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति होती है और समझौते द्वारा जो राज्य बनता है, लेवियाथन बनता है, जो संप्रभु जिसको समस्त शक्तियाँ मनुष्य सौंपते हैं, वो संपूर्ण सत्ताधारी होता है, निरंकुश शक्ति प्राप्त व्यक्ति होता है। लेकिन मैक्सी ये कहता है कि निरंकुशतावादी होते हुए भी हॉब्स आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है। सेवाइन भी यही कहता है कि हॉब्स ने एक व्यक्तिवादी के रूप में अपने विचारों का प्रारंभ किया, किंतु उसके विचारों का अंत निरंकुशतावाद में होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हॉब्स के राजदर्शन में निरंकुशतावाद के तत्व कि क्या क्या है। हॉब्स का जो राजनीतिक चिंतन है उसमें निरंकुश और अपरिमित संप्रभुता का सिद्धांत दिया गया है। हॉब्स से पहले बोंदा ने संप्रभुता की धारणा दी थी। उसने कहा था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का बंधन या सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इस संप्रभुता पर प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून और संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार, इन तीनों के द्वारा उस पर कुछ सीमाएं लगा दी थी। लेकिन लेवियाथन में हॉब्स ने उसकी इस कमी को दूर कर दिया है। उसने अपने संप्रभु को उन समस्त बाधाओं, उन सब नियमों से, उन सीमाओं से मुक्त कर दिया है जो बोंदा ने उस पर लगाई थी। उसका जो संप्रभु है पूर्णतः निरंकुश है, उसको सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है, वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक है। और उसमें क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं यही देखते हैं। ऐसी कौन सी शक्तियाँ उस संप्रभु को प्राप्त हैं जिसके कारण वो निरंकुशतावादी बन गया है। तो पहली ऐसी शक्ति देखें हम तो वो है असीमित, अविभाज्य और अदेय संप्रभुता। हॉब्स की संप्रभुता की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि उसकी जो शक्ति है वो असीमित है। संप्रभुता उसकी असीमित है क्योंकि उसका जो शासक है, लेवियाथन है, वो किसी ईश्वरीय प्राकृतिक कानून से बाध्य नहीं है। उसके कानून हैं वही, जो उसकी आज्ञाएं हैं वही राजकीय कानून है और वो स्वयं इन कानूनों से ऊपर है। इसलिए जो इसकी संप्रभुता है पूर्ण, असीम और निरंकुश है। इसके साथ ही ये अविभाज्य और अदेय है, मतलब इसका ना तो हस्तांतरण किया जा सकता है, ना इनको बांटा जा सकता है और ना ही किसी को ये प्रदान की जा सकती है। तो इस प्रकार उसने अपने शासक को असीमित और अविभाज्य संप्रभुता प्रदान की है। संप्रभु समस्त कानूनों का स्रोत है, एकमात्र स्रोत वही है जो कानून प्रजा के लिए बनाए जाते हैं। उन कानूनों को निर्माण करने की शक्ति या उन कानूनों का निर्माण करता संप्रभु ही है और ये जो शक्ति है संप्रभु में निहित है और वही उसका व्याख्याकार भी है कि क्या कानून होंगे और किस प्रकार से उनकी व्याख्या होगी। ये सब, ये जो विषय है संप्रभु के अधीन है। संप्रभु ही न्याय और प्रशासन का एकमात्र स्रोत है। उसने उसको सबसे बड़ा न्यायाधीश भी बता दिया है क्योंकि हॉब्स ने कहा है कि न्यायाधीश का जो स्थान है वो संप्रभु के सिंहासन के नीचे है। तो ये कहता है कि जो न्याय है वो भी संप्रभु के अधीन ही है। लेवियाथन को उसने सर्वोच्च स्थान दे दिया है। इस प्रकार उसमें शक्ति विभाजन या नियंत्रण संतुलन के लिए भी कोई स्थान नहीं छोड़ा। प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत भी संप्रभु ही है। वो ही प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उसी के द्वारा दी गई शक्तियों का जो अधिकारी है वो प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही वो संपत्ति का सृष्टा और नियामक भी है क्योंकि संपत्ति के कानूनी अधिकार का जन्म राज्य के साथ ही हुआ, उससे पहले नहीं था ये अधिकार।
संप्रभु जब चाहे व्यक्ति से उसकी संपत्ति ले भी सकता है, तो संपत्ति का नियामक संप्रभु है। इसके साथ ही युद्ध और शांति का निर्णायक है। संप्रभु ही निर्णय करेगा कि बाहरी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रखने हैं, किस देश के साथ मित्रतापूर्ण, किस देश के साथ युद्ध आदि स्थितियों का निर्माण होता है, किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ शांति रखनी है। ये इसका एकमात्र निर्णायक संप्रभु है। अपनी इच्छा अनुसार वो अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, तो वो केवल आंतरिक क्षेत्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभु है। इसके साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जो चर्च है वो भी संप्रभु के अधीन है। जब लेवियाथन जो कृति है उसके बाहरी जो कवर है उसके ऊपर एक ऐसे लेवियाथन, एक समुद्री राक्षस, एक विशालकाय जीव की रचना की गई है, जिसका जो दिखाया गया है कि वो नीचे तो राज्य है और सब चीज़ें दिखाई दे रही है, और वो जो लेवियाथन है समुद्र के पीछे से बड़े दैत्याकार आकार से निकल रहा है। उसके एक हाथ में तो धर्मदंड है और एक हाथ में तलवार है। इसका मात्र ये है कि न्याय का, रक्षा का और इसके साथ ही धर्म की व्याख्या करने का अधिकार भी संप्रभु के पास है। जो तलवार और धर्मदंड उसकी धर्म की ऊपर सर्वोच्चता को और उसकी अन्य क्षेत्रों में संप्रभुता को दर्शाते हैं। तो चर्च भी संप्रभु के अधीन है। उसके हॉब्स की विचारधारा में स्वतंत्र चर्च के लिए कोई स्थान नहीं है। वो कहता है कि चर्च भी व्यक्तियों का एक ऐसा संघ है जो कि संप्रभु के अधीन ही होता है, और संप्रभु ही उसका जो सबसे बड़ा क्या है, आज्ञा देने वाला व्यक्ति है, और वही संप्रभु धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने का अधिकार भी रखता है। तो अन्य निगमों की भांति संप्रभु ही चर्च का भी प्रधान होता है। इसके उपरांत उसने बताया है कि जो अधिकार हैं वो केवल संप्रभु में ही निहित हैं। हॉब्स राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता और कहता है कि व्यक्ति और समुदायों का एकमात्र स्रोत संप्रभु है। व्यक्तियों को, समुदायों को केवल वही अधिकार प्राप्त होंगे जो संप्रभु उनको प्रदान करें। इसके अलावा व्यक्ति या समुदाय किन्हीं अन्य अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि जब समझौता हुआ तो व्यक्तियों ने अपने समस्त अधिकार हैं वो संप्रभु को सौंप दिए, लेकिन एक अधिकार जो व्यक्तियों के पास रहता है वो है केवल आत्म संरक्षण का अधिकार। इसलिए अधिकार, समस्त अधिकार जो है मनुष्यों के, वो संप्रभु में ही निहित होंगे। इसके साथ ही उसने संप्रभुता का जो क्षेत्र है वो सर्वव्यापी बता दिया, क्योंकि संप्रभुता का जो क्षेत्राधिकार है वो सर्वव्यापी है और कोई भी व्यक्ति या समुदाय क्या है, इससे मुक्त नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे धर्म है, चाहे न्याय है, चाहे कानून बनाना है, चाहे युद्ध और शांति का निर्णय करना है, केवल अधिकारों, चाहे अधिकारों की बात है, चाहे हर तरह से जो संप्रभु है वही इसका एकमात्र स्रोत है। न्याय का, अधिकार का, कानून का, सब चीज़ों का स्रोत संप्रभु है। तो शुरू से लेकर अंत तक इसमें हमें असीमित शक्ति, निरंकुशतावाद के तत्व दिखाई देते हैं और उस निरंकुश संप्रभु पर मर्यादा लगाने वाला कोई भी नहीं है, उसको सीमित करने वाला कोई भी नहीं है। अब हम देखते हैं हॉब्स के दर्शन में व्यक्तिवाद के तत्व क्या क्या हैं। हॉब्स ने जहां निरंकुश और असीमित संप्रभुता का सिद्धांत दिया है, वहीं दूसरी ओर उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के जो तत्व हैं वो भी दिखाई देते हैं। चाहे ये बात असंगतिपूर्ण लगे, सही ना लगे, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि व्यक्तिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसकी मूल धारणा है कि चाहे संघ है, समुदाय है या राज्य हैं, वे सभी व्यक्तियों से निर्मित होते हैं। व्यक्ति ही उनकी इकाई है और ये व्यक्तियों से अधिक और कुछ भी नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। तो इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति साध्य है
और राज्य या कोई संघ है वो उसके साधन मात्र हैं, व्यक्तियों के हित के लिए बने हैं। तो इसका उद्देश्य एंड या गोल व्यक्ति है। इसलिए व्यक्ति की भलाई बुराई सुख दुख को ही राज्य या जो अन्य संस्था है, कोई संघ है, समुदाय है, उसकी भलाई बुराई या उसका सुख दुख समझा जाना चाहिए। अब देखते हैं, ऐसे अभी हमने बात की थी कि उसने संप्रभु को निरंकुश बना दिया है, और अब हम कह रहे हैं उसके दर्शन में व्यक्तिवाद के तत्व हैं। तो ये व्यक्तिवाद के तत्व हमें कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मानव स्वभाव संबंधी उसकी अवधारणा में। मानव स्वभाव जो संबंधी जो उसकी धारणा है, उसमें वो व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता। वो कहता है कि व्यक्ति एक असामाजिक प्राणी है, जबकि जो समाजवाद है या अरस्तु जो कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल इससे उलट धारणा दी है। ये कहता है कि व्यक्ति सामाजिक नहीं है, वो बिल्कुल असामाजिक है और आत्मकेंद्रित है। अपने जो मनोभावों से, अपने स्वार्थों से वो प्रेरित होता है। तो इस विचारधारा के अंदर ये व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है कि वो आत्मकेंद्रित है, अपने बारे में सोचता है, और इसके आधार पर केवल व्यक्तिवादी धारणा है उसका ही निर्माण हो सकता है। उसने व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार को सर्वोपरि माना है और व्यक्ति की सुरक्षा, शांति, सभ्यता, इनकी पूर्ति के लिए उसने राज्य की स्थापना की है। तो वो व्यक्ति को सुखी बनाने के लिए राज्य का निर्माण करता है, उसको संप्रभु को निरंकुशता प्रदान करता है। दूसरा इसका तत्व देखें कि राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। अभी हमने बात की थी कि राज्य के लिए व्यक्ति का निर्माण नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा और शांति के लिए राज्य बना है। तो हॉब्स के दर्शन में व्यक्ति के स्वार्थ के अतिरिक्त और कोई चीज़ नहीं है, किसी सार्वजनिक हित के लिए नहीं, किसी सामान्य इच्छा के लिए नहीं, जन समुदाय के हित के नाम की कोई धारणा नहीं है। इसमें केवल व्यक्ति की सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण होता है। फिर आगे बात करें तो राज्य को ये कृत्रिम संस्था मानता है। समझौता जैसे दैवीय सिद्धांत है, वो राज्य को दैविक रचना मानता है, और जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति है वो समझौते के कारण हुई है। तो इससे समझौते द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित है, अर्थात ये कृत्रिम संस्था है, प्राकृतिक नहीं। तो ये भी व्यक्तिवाद का तत्व है कि राज्य को कृत्रिम या मानव निर्मित संस्था माना गया है। इसके अलावा व्यक्तिवाद का तत्व एक और है हॉब्स के विचारों में, वो है आत्म संरक्षण का अधिकार। हॉब्स कहता है कि अपने जीवन की रक्षा के लिए ही मनुष्य उस प्राकृतिक दशा का, उस अराजकता वाली दशा का अंत करता है और फिर समझौता करता है और उस संप्रभु की अधीनता स्वीकार करता है और अपने जो समस्त अधिकार है उसको सौंप देता है। लेकिन राज्य जब बन जाता है, कॉमनवेल्थ जब बन जाता है, तो व्यक्ति के सब अधिकार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक आत्म संरक्षण का अधिकार उसका बना रहता है, क्योंकि राज्य व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है। और यदि राज्य का कोई नियम या कोई कानून व्यक्ति के जीवन पर आघात करता है तो वो उसका विरोध कर सकता है। हॉब्स व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वो संप्रभु की ऐसी आज्ञाओं का पालन ना करे जिसमें उसको अपने आप को मारने या अपना अंग भंग करने का आदेश देता हो, जिससे उसके जीवन को हानि होती हो। हॉब्स तो ये भी कहता है कि व्यक्ति सेना में भर्ती होने से मना भी कर सकता है। इसके अलावा वो व्यक्ति को जेल से भाग जाने का भी परामर्श देता है। तो जनता संप्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए केवल उसी समय तक बाध्य है जब तक संप्रभु उस जनता को सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ है। तो व्यक्ति के लिए राज्य का निर्माण हुआ है, व्यक्ति के लिए ही संप्रभु का निर्माण हुआ है। वो केवल समझौते का पक्ष तब तक है जब तक व्यक्ति की सुरक्षा की शर्त संप्रभु पूरे करता है। इसके साथ ही
व्यक्तिवाद की एक और महत्वपूर्ण धारणा, एक महत्वपूर्ण तत्व जो हमें हॉब्स के विचारों में दिखाई देता है, वो है आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति। हॉब्स ने स्पष्ट कहा है कि उसके राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने, आर्थिक संविदा करने, भोजन व्यवसाय चुनने, अपने बच्चों की शिक्षित करने का अधिकार है, वो उसकी इच्छा अनुकूल प्राप्त है। उसने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का विचार दिया है, जो कि आधुनिक व्यक्तिवादी हैं, उनके विचारधारा से पूर्ण मेल खाता है। तो अब हम कह सकते हैं, हमने देख लिया कि हॉब्स के विचारों में निरंकुशतावाद के तत्व भी हैं और व्यक्तिवाद के तत्व। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि हॉब्स निरंकुशतावादी होते हुए भी पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी हैं। उसके सिद्धांत में राज्य की शक्ति की एक परम सीमा है, शक्ति का उत्कर्ष है, फिर भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है, व्यक्ति है, क्योंकि संप्रभु की जो सर्वोच्च शक्ति है वो उसके व्यक्ति की या व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति के हित पर उसने बल दिया है। इस कारण उसे व्यक्तिवाद का अग्रदूत भी कहा जाता है। थैंक यू।